चैप्टर 136 चैप्टर 58 क्यू का नया स्किल। एज इट टर्न्ड आउट लिंसू के सामने जो ट्रिक्स्टर क्लाउन था उसे खुश करना सरप्राइजिंगली बहुत इजी था। बस उसके सर पर हाथ फेरते ही जैसे ही लिंसू ने हाथ हटाया ट्रिक्स्टर क्लाउन खुशी से नाचने लगा। उसने कहीं से 3 थ्रोइंग नाइव्स निकाली और बिल्कुल सर्कस परफॉर्मर की तरह हवा में जगल करने लगा, जैसे अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहता हो। ये सीन देखकर लिंसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्लाउन शब्द इस अजीब बीस्ट के नाम में बिल्कुल फिट बैठता था। उसकी नज़र ट्रिक्स्टर क्लाउन से हटकर क्यू पर चली गई। बीच में ट्रिक्स्टर क्लाउन के इंटरप्शन की वजह से उसे अब तक अपने खुद के पेट बीस्ट के एवोल्यूशन के बाद के चेंजेस ध्यान से देखने का मौका ही नहीं मिला था। म्याओ, मुझे देखो मुझे देखो। अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, क्यू तुरंत ही एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ कुछ जंप्स लगाकर लिंसू के कंधे पर आ गया और स्किलफुली उसकी बाहों में घुस गया। पहले क्यू का साइज काफ़ी छोटा था, एक हाथ में आसानी से आ जाता था, लेकिन एलीट स्टेज में एंटर करने और एवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद क्यू का साइज काफ़ी बढ़ चुका था। अब वो लगभग एक नॉर्मल बिल्ली जितना हो गया था। उसका बॉडी लिंसू के फोरआर्म जितना लंबा था और उसकी पूंछ भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। अब क्यू को पकड़ना थोड़ा अनफेमिलियर सा लग रहा था। लिंसू ने क्यूरियोसिटी के साथ क्यू के पॉज को लाइटली पिंच किया। जो पहले गोल मटोल थे अब पतले और स्लीक हो गए थे और उसके नए फॉर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। 3 आंखें, लंबी पूंछ, ये सब फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो स्पीशीज़ की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन इनके अलावा भी क्यू में काफ़ी नए चेंजेस आए थे। उसके लिम्स और पॉज के एजेस पर आइस ब्लू फ्लेम्स जल रही थी, जो रिबन की तरह लहराती हुई दिखती थी। जैसे ही लिंसू उनमें टच करने की कोशिश करता, वो तुरंत ही हवा में डिसॉल्व हो जाती। उसकी गालों पर कुछ आइस ब्लू पैटर्न्स भी उभर आए थे, जो उसे एक मिस्टीरियस और नोबल लुक दे रहे थे। अचानक से लिंसू का हाथ क्यू के सीने के एक हिस्से पर लगा। वहां से स्टोन जैसे हार्ड टेक्सचर का एहसास हुआ। उसने क्यू को सीधा किया और तब उसकी नज़र उसके चेस्ट पर एम्बेडेड एक आइस ब्लू क्रिस्टल पर पड़ी। ये क्रिस्टल आइस क्रिस्टल जैसा लग रहा है। लिंसू के मन में डाउट्स उभर आए और उसने धीरे से उस आइस ब्लू क्रिस्टल को टच किया। कांटेक्ट होते ही ठंडक सीधा उसकी उंगलियों में घुस गई, जिससे वो हल्का सा कांप गया। क्यू तुम्हें कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है? म्याओ, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, लिंसू ने रिलीफ की सांस लेते हुए कहा और हल्का सा नॉड किया। ये आइस ब्लू क्रिस्टल क्लियरली फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के नॉर्मल फॉर्म का हिस्सा नहीं था, और क्यू का ओवरऑल अपीयरेंस भी एक नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो से काफ़ी अलग लग रहा था। इससे ये क्लियर हो गया था कि निर्वाणा पूल का इफेक्ट सच में बड़ा था। चूंकि पूरा एवोल्यूशन अभी भी फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के बेस पर ही हुआ था और ये एवोल्यूशन रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं था, इसीलिए इसे एक कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ का नाम देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यू को देखते हुए, जो एक्स्ट्रा वर्टिकल प्यूपल के बावजूद अभी भी उतना ही क्यूट लग रहा था, लिंसू को लगा कि इसे फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो का एक एनहांस्ड वर्जन मानना ही बेस्ट रहेगा। क्यू चलो तुम्हारे टैलेंट स्किल्स टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि तुमने कौन सी नई एबिलिटीज़ गेन की हैं। लिंसू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यू के सॉफ्ट फर पर हाथ फेरते हुए। एवोल्यूशन के बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि पेट बीस्ट ने अपने एवोल्यूशनरी टैलेंट स्किल्स प्रॉपर्ली अवेकन किए हैं या नहीं। कुछ स्पेशल केसेस में पेट बीस्ट्स अपने एवोल्यूशनरी टैलेंट स्किल्स को पूरी तरह से अवेकन नहीं कर पाते। एवोल्यूशन के तुरंत बाद इस प्रॉब्लम को करेक्ट करना रिलेटिवली ईजी होता है, लेकिन अगर एवोल्यूशनरी फॉर्म पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाए तो बाद में टैलेंट स्किल्स की कमी को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एवोल्यूशन कंप्लीट होते ही टैलेंट स्किल्स को चेक करना सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है। और क्यू के एवोल्यूशनरी फॉर्म में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से हर एक टैलेंट स्किल को टेस्ट करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन क्यू इस बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। म्याओ, मेरी परफॉर्मेंस देखो। ओके, लिंसू ने थोड़ी हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, सबसे पहले अपना कोर स्किल दिखाओ। म्याओ, ठीक है। क्यू का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। थोड़ी देर फोकस करने के बाद उसने धीरे से एक पॉ आगे बढ़ाया और जोर से नीचे मारा। कुछ भी नहीं हुआ। म्याओ म्याओ, मेरा फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म कहाँ है? मेरा ग्रैंड फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म। मुंह से निकालने की कोशिश करो, लिंसू ने अपना फोरहेड मसाज करते हुए कहा। भूल गए क्या? जब कोर स्किल मेटामॉर्फोसाइज होता है तो वो वापस फर्स्ट ईयर पर आ जाता है। फर्स्ट ईयर फ्रॉस्ट स्टॉर्म पॉ से रिलीज नहीं होता। फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म भी शायद वही रूल फॉलो करता हो। म्याओ, मैं भूल गया। इस बार क्यू को समझ आ गई। उसने अपने चीक्स फुलाए और एक खुली जगह की तरफ जोर से फूंक मारी।
आइस ब्लू और सिल्वर वाइट एनर्जीज हवा में इंटरट्वाइन हो गई और एक मैसिव स्टॉर्म का रूप ले लिया। स्नो पार्टिकल्स गायब हो चुके थे, लेकिन ठंडक और भी ज्यादा इंटेंस और बोन चिलिंग हो गई थी। और लग रहा था कि उस ठंडक के अंदर कुछ और भी छिपा हुआ है। सिर्फ स्टॉर्म के पास खड़े रहकर ही ठंडी लहरों को महसूस करते हुए लिंसू ने महसूस किया कि उसका स्पिरिट थोड़ा सा जम गया है, जैसे उसके थॉट्स भी स्लो हो गए हों। काफी डेंजरस मूव है। सिल्वर ब्लू एंटवाइंड, नहीं, फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म। सुनने में आया था कि डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में एक बार एक बीस्ट टेमर था जिसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट एक फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो था। उसने उसके फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म को 5th टियर तक ट्रेन किया था। सिर्फ एक फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म से ही वो अपने ओपोनेंट के स्पिरिट को परमानेंटली फ्रीज कर सकता था। चाहे फिजिकल फ्रीज बाद में रिमूव हो जाए, लेकिन स्पिरिट हमेशा के लिए जम जाता और विक्टिम बस एक वेजिटेटिव स्टेट में रह जाता। चैप्टर 137, चैप्टर 58, क्यू का नया स्किल 2। ऑफ कोर्स इस लेवल तक पहुंचने में क्यू को अभी काफी टाइम लगेगा। क्यू के कोर स्किल के फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कंफर्मेशन के बाद लिंसू ने नॉड किया और बोला, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के पास एक स्किल होती है, कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन। तुमने एवोल्यूशन के टाइम इसे अवेकन किया? म्याऊ। हाँ, मैंने अवेकन किया। क्यू ने अपनी पूंछ हिलाई, क्लियरली शो ऑफ करने के मूड में थी, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। म्याऊ, यहाँ अटैक करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये बात भी सही है, लिंसू ने अपनी चिन पकड़ते हुए कहा। कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन नाम से आइस रिलेटेड लगता था, लेकिन असल में ये आइस टाइप से ज्यादा रिलेटेड नहीं था। ये एक प्योर स्पिरिट टाइप स्किल थी। फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म के अनलाइक ये स्किल सिर्फ लिविंग क्रीचर्स पर काम करती थी। लिविंग क्रीचर्स? लिंसू ने चुपचाप पास ही मौज मस्ती से शांत हुए जेस्टर की तरफ देखा। वो अब एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर सीधा बैठा था और क्यूरियोसिटी से इधर उधर देख रहा था। इतना अच्छा बच्चा, इसे बोली करना ठीक नहीं होगा। इसे मुझ पर यूज करके देखो, लिंसू ने कहा। म्याओ म्याओ, ये अटैक स्किल है, हीलिंग स्किल नहीं। कोई बात नहीं, लिंसू ने एक्सप्लेन किया। फैंटेसी क्लास स्किल्स तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं। मुझे बस कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन का एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में मुझे बाहर निकाल देना। क्यू ने सिर हल्का सा टिल्ट किया, सोचा, फिर नॉड किया। म्याओ, फिर ध्यान से रहना। हाँ, लिंसू ने नॉड किया और क्यू के माथे पर मौजूद वर्टिकल प्यूपिल की तरफ देखा। ये ही कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन का ट्रिगर कंडीशन था। इस स्किल को यूज करने के लिए क्यू को अपनी वर्टिकल प्यूपिल से सामने वाले से आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता था। अगले ही पल जैसे ही क्यू की वर्टिकल प्यूपिल आईसी ब्लू लाइट के साथ ब्लिंक हुई, लिंसू, जो कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहा था, आसानी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खींच लिया गया। वो एक स्नो कवर्ड प्लेन था, ज्यादा बड़ा नहीं, लगभग 200 से 300 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा। इस स्नो फील्ड के बॉर्डर्स के आगे सब कुछ वॉइड में बदल जाता था। स्किल के बारे में जो नॉलेज लिंसू को थी, उसके हिसाब से जैसे जैसे कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन की प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एरिया भी एक्सपैंड होता जाएगा। क्यू की फिगर भी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपीयर हुई। लिंसू के क्यूरियस गेज के नीचे क्यू अपना साइज फ्रीली बड़ा और छोटा करने लगा। ये एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड था और क्यू जो इस ड्रीम का मास्टर था, नेचुरली पूरे ड्रीमस्केप को फ्रीली कंट्रोल कर सकता था। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अटैक का मेथड क्या है? लिंसू ने क्यूरियोसिटी से पूछा। म्याओ, स्नोफ्लेक्स। क्यू तुरंत अपने नॉर्मल साइज में आ गया। उसके पॉ पर एक छोटा सा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्नोफ्लेक अपीयर हुआ, जो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ लिंसू की तरफ आने लगा। जैसे ही लिंसू ने उस स्नोफ्लेक को अपनी उंगली से टच किया, उसके दिमाग में अचानक एक तीखी सी दर्द की लहर दौड़ गई। इससे उसे कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन के अटैक मेथड का रफ आइडिया मिल गया। फॉर्म स्नोफ्लेक का था, लेकिन जो डैमेज होता था वो प्योर स्पिरिट डैमेज था। काफी इंटरेस्टिंग। लिंसू के चेहरे पर क्यूरियोसिटी और गहरी हो गई। तुम एक साथ कितने स्नोफ्लेक्स कंट्रोल कर सकते हो? म्याओ, सोचने दो। क्यू ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए एक पॉ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बहुत ही फाइन स्नोफ्लेक्स निकलने लगे और उसके ऊपर हवा में इकट्ठा होने लगे। आखिरकार उन्होंने मिलकर एक फुटबॉल साइज का स्नोबॉल बना लिया। म्याओ, बस इतने ही। श्श, लिंसू ने सांस खींच ली। ये सिर्फ फुटबॉल साइज का स्नोबॉल था, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो इसमें कम से कम 10,000 छोटे स्नोफ्लेक्स होंगे। सिर्फ एक स्नोफ्लेक से ही उसे पेन महसूस हुआ था। अगर पूरा स्नोबॉल हिट करे, सिर्फ सोचना ही काफी था। भयानक।
और ये तो सिर्फ न्यूली अवेकेंड बिल्कुल अनट्रेन्ड कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन था। फ्यूचर में ट्रेनिंग के बाद स्नोफ्लेक्स का स्केल भी और बढ़ेगा और डैमेज एक्सपोनेंशियल लेवल पर पहुंच जाएगा। बस क्यों अब यहाँ से बाहर चलते हैं। लिंसू ने स्किल की पावर का अंदाजा लगाते हुए सैटिस्फाइड नॉड किया। कास्टर होने की वजह से क्यू को बस सोचना ही पड़ा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने आप डिसिपेट हो गया। लिंसू की कॉन्शियसनेस वापस उसके बॉडी में आ गई। बिल्कुल सपना देखकर उठे जैसा लग रहा है। वापस आने के बाद लिंसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अच्छा है, तुमने फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के दोनों टैलेंट स्किल्स स्मूथली अवेकन कर लिए हैं। मोनार्क पावर की बात करें तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसे पहले ही एक बार यूज कर चुके हो। अब नेक्स्ट हम म्याओ म्याओ, मेरे पास एक और स्किल भी है। क्यू ने बेचैनी से लिंसू की बात काट दी। क्यू की बात सुनकर लिंसू पहले तो स्टन्ड हो गया, फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे पास एक और टैलेंट स्किल है? नॉर्मली फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के पास लिमिटेड टैलेंट स्किल्स ही होते हैं, लेकिन क्यू ने एक कम्प्लीटली नया टैलेंट स्किल अवेकन किया था। एक्स्ट्रा स्किल होना ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा स्ट्रांग होने का प्रूफ हो, क्योंकि ट्रेनिंग से भी स्किल सीखी जा सकती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टैलेंट स्किल अवेकन होना ये इंडिकेट करता था कि क्यू का स्पीशीज़ रैंक ज़रूर बढ़ गया होगा। ओरिजिनली फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो एक लो लेवल मोनार्क स्पीशीज था। इसका मतलब था कि क्यू अब कम से कम मिड लेवल मोनार्क स्पीशीज तक पहुंच गया था। एग्जैक्ट रैंक जानने के लिए मल्टी एंगल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यू अपना ये टैलेंट स्किल दिखाओ, लिंसू ने एक्साइटमेंट से कहा। ये स्पिरिट टाइप है, आइस टाइप है या दोनों का कॉम्बिनेशन? म्याओ, शायद आइस टाइप। क्यू खुद भी थोड़ा अनश्योर था। उसने आसपास देखा और फिर क्विक मूवमेंट्स में एक बड़े से पत्थर के पास पहुंच गया। उसके पॉ पर आइसी ब्लू लाइट जमा हुई और उसने धीरे से पत्थर पर थपकी दी। ये तो आइस पाम है। लिंसू थोड़ा शॉक हो गया। क्या ये ही क्यू का नया टैलेंट स्किल था? अगर ऐसा होता तो ये ट्रेंड स्किल का डुप्लीकेट होता। जैसे ही क्यू का पॉ नीचे पड़ा, बड़ा सा पत्थर तुरंत एक हार्ड आइस लेयर में एनकैप्सुलेट हो गया। फिर क्यू ब्लिंक करते वापस लिंसू के पास आ गया। इस क्लियर आइस पाम डिस्प्ले को देखकर लिंसू पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने जो टैलेंट स्किल अवेकन किया है वो आइस पाम है? म्याओ, मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। लिंसू ने ब्लिंक किया। क्यू के शब्दों ने उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। वो ध्यान से क्यू की नेक्स्ट मूवमेंट देखने लगा। क्यू वहीं खड़ा रहा। उसके चेस्ट पर जो फेंट आइसी ब्लू क्रिस्टल था वो अचानक डैज़लिंग आइसी ब्लू रोशनी से फूट पड़ा। अगले ही पल क्यू से लगभग 10 मीटर दूर पड़ा वो बड़ा पत्थर बिना किसी वार्निंग के फट गया। पत्थर से निकले अनेक तीखे आइस शार्ड्स चारों तरफ उड़ गए, आसपास के बहुत से प्लांट्स को छेदते हुए। उनमें से एक शार्ड लिंसू के गाल के बिल्कुल पास से गुजरा। जो क्लाउन पहले पत्थर के पेडेस्टल पर खुशी से बैठा था, वो इस अचानक ब्लास्ट से इतना डर गया कि चीख कर तुरंत पेडेस्टल से कूदकर अपनी शैडो में घुस गया। कुछ देर बाद वो धीरे से अपना सिर बाहर निकालने लगा। उसका ग्रोटेस्क पर क्यूट चेहरा पूरी तरह से कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? लिंसू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही वो स्किल है जो तुमने अवेकन किया है? म्याओ, क्या ये जबरदस्त नहीं है? हाँ, लिंसू ने जोर से नॉड किया। उसका चेहरा ब्राइट स्माइल से भरा हुआ था। हमने जैकपॉट मार लिया। आइस टाइप टैलेंट स्किल, स्नो एक्सप्लोजन। सिर्फ एक पल में लिंसू ने इस टैलेंट स्किल की ओरिजिन पहचान ली। ये आइस टाइप मिथिकल बीस्ट्स के बीच भी एक एक्सट्रीमली रेयर और पावरफुल टैलेंट स्किल थी और इसे सिखाया नहीं जा सकता था। नॉन मिथिकल बीस्ट स्पीशीज में से सिर्फ कुछ ही इस स्किल को अवेकन कर सकते थे, और जिन बीस्ट्स के पास स्नो एक्सप्लोजन होता था वो सब आइस टाइप के एब्सोल्यूट मोनार्क होते थे। इस स्किल के जरिए क्यू अपने आसपास के एक सर्टेन रेंज के अंदर आइस, फ्रॉस्ट, स्नो और आइस एनवायरनमेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। वो एनवायरनमेंट को ही वेपन बनाकर अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोसिव अटैक्स लॉन्च कर सकता था, अपने एरिया के अंदर एब्सोल्यूट इनिशिएटिव हासिल करते हुए। सिर्फ ये एक स्किल ही क्यू के स्पीशीज रैंक को हाई लेवल मोनार्क स्पीशीज के बराबर रखने के लिए काफ़ी थी। हाई लेवल एलीट स्पीशीज से सीधा हाई लेवल मोनार्क स्पीशीज, सीधा छोटा मोटा नहीं बल्कि 6 माइनर रैंक्स का जंप। अगर ब्लू स्टार के रिसर्चर्स को ये बात पता चल जाए तो उनके जबड़े शायद ज़मीन पर गिर जाएंगे।
फिलहाल इसे सीक्रेट ही रखते हैं, वापस जाकर पहले फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के स्टैंडर्ड एवोल्यूशनरी पाथ्स का रिसर्च करेंगे और फिर उन्हें धीरे धीरे सरप्राइज देंगे। सरप्राइजेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही देने चाहिए। चलो पहले निर्वाण पूल से निकलते हैं, लिंसू ने झुककर क्यूक्यू को उठाते हुए कहा। अब हमें पास के एरिया में सुपरनैचुरल रिसोर्सेज ढूंढने हैं। तुम इस मौके का यूज अपने नए स्किल को ट्रेन करने और जल्दी फेमिलियर होने के लिए कर सकते हो। म्याऊ, ठीक है। जब लिंसू क्यूक्यू को बाहों में लिए निकलने लगा, क्लाउन ने सिर टिल्ट किया। वो पत्थर के पेडेस्टल की शैडो से क्लमजली बाहर निकला और जल्दी जल्दी उनके पीछे चल दिया। कैकल, मेरा इंतजार करो। चैप्टर 138 चैप्टर 59 चलो तुम्हें घोस्ट घोस्ट कहते हैं। ट्रिक्स्टर क्लाउन की आवाज़ सुनकर ही लिंसू को याद आया। वो तो लगभग इस छोटे से फेलो को भूल ही गया था। थोड़ा सा सोचते ही उसे समझ आ गया कि ट्रिक्स्टर क्लाउन ने उसे क्यों रोका था। ये ट्रिक्स्टर क्लाउन एक बग का यूज़ करके उसकी शैडो के थ्रू निर्वाणा पूल के एरिया में आ गया था, लेकिन बिना लिंसू के लीड के वो बैरियर क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता था। अगर लिंसू चला जाता तो ये यहीं निर्वाणा पूल में फंस जाता। ट्रिक्स्टर क्लाउन, मेरी शैडो में छुप जाओ, लिंसू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें निर्वाणा पूल से बाहर ले जाऊंगा। जी ठीक है। ट्रिक्स्टर क्लाउन छोटे छोटे कदमों से लिंसू की शैडो की तरफ दौड़ा। लिंसू की आंखों के सामने ही वो बिल्कुल पानी में डाइव करने जैसे शैडो में घुस गया। शैडो के अंदर जाते ही काली रिपल्स फैल गईं और अगले ही पल ट्रिक्स्टर क्लाउन का फिगर पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस सीन को देखकर लिंसू भी हैरान रह गया। शैडो में छुपने का स्किल सच में काफी मैजिकल था। कौन सोच सकता था कि एक मिस्टिकल क्रीचर लिटरली किसी की परछाई में छुप सकता है। ट्रिक्स्टर क्लाउन के साथ क्यूक्यू को बाहों में उठाए हुए लिंसू निर्वाणा पूल के बाहर की तरफ चल पड़ा। टेलीपोर्टेशन कार्ड होने की वजह से वो आसानी से उस पतली सी लाइट फिल्म बैरियर को क्रॉस कर गया। जैसे ही वो निर्वाणा पूल के बाहर निकला, ट्रिक्स्टर क्लाउन भी तुरंत उसकी शैडो से निकल आया। ट्रिक्स्टर क्लाउन की बड़ी बड़ी आंखें उसे ही देख रही थीं। उस मोमेंट में लिंसू को पता था अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। आगे का प्लान क्लियर था। वो और क्यूक्यू पहले सीक्रेट रेल्म के स्नोई माउंटेन्स जाएंगे, वहां से आइस टाइप सुपरनैचुरल रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे जो क्यूक्यू के ग्रोथ में मदद कर सकें। उसके बाद बाकी एरियाज में भी और सुपरनैचुरल रिसोर्सेज सर्च करेंगे और अगर कंडीशंस अलाउ करें तो शायद उस जंगल में वापस जाकर उन फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स को भी एक लेसन देंगे जिन्होंने पहले उसके पीछा किया था। उन्हें समझाना जरूरी था कि सिचुएशन कभी भी पलट सकती है और क्यूक्यू को अंडर एस्टिमेट करना महंगा पड़ सकता है। जबकि ट्रिक्स्टर क्लाउन वो इसी सीक्रेट रेल्म में ही रहने वाला था। ये सोचते हुए लिंसू आगे बढ़ा। उसने ट्रिक्स्टर क्लाउन के पास जाकर प्यार से उसके सर पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गाय, लगता है अब हमें यहीं अलग होना पड़ेगा। जी अभी ही अलग हो रहे हैं? लिंसू की बात सुनकर ट्रिक्स्टर क्लाउन थोड़ा सा स्टन्ड लगने लगा। उसकी बड़ी आंखों में बिल्कुल इंसान जैसी रिलक्टेंस दिखी। थोड़ी देर बाद जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसकी आंखें चमक उठीं। जी मेरे पास एक आइडिया है। उसने एक पॉ से लिंसू के कपड़ों का कोना पकड़ा और दूसरे पॉ से अपनी बॉडी से काले धुएं का एक गुच्छा खींच लिया। उस धुएं को मैनिपुलेट करते हुए उसने हवा में एक इमेज बनाना शुरू की। वैसे तो अलग होने वाले थे, इसलिए लिंसू ने विद पेशेंस के साथ वो इमेज देखी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। इमेज में एक ह्यूमन और एक ट्रिक्स्टर क्लाउन खड़े थे। दोनों के पैरों के नीचे लाइट एरे पैटर्न्स बने हुए थे। अगले ही पल ट्रिक्स्टर क्लाउन उस जगह से गायब हो गया। ये तो बीस्ट टेमर और बीस्ट के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनने का सीन था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं? लिंसू खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया। जी हाँ, ट्रिक्स्टर क्लाउन ने जोर जोर से नॉड किया। लिंसू ने अपनी चिन रब की और सोच में डूब गया। सच कहूं तो उसने कभी सीरियसली ट्रिक्स्टर क्लाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचा नहीं था। सबसे पहले उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस अभी टियर 3 तक पहुंचा नहीं था। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट तभी अनलॉक होता जब वो टियर 3 ब्रेक थ्रू करता। उसका प्लान था कि ब्रेक थ्रू के बाद ही सेकंड बीस्ट ढूंढे। अभी कोई जल्दी नहीं थी। दूसरी बात, ये ट्रिक्स्टर क्लाउन आइटम कैरिंग की रिक्वायरमेंट को तो मीट करता था, लेकिन उसे एक और एवोल्यूशन की ज़रूरत थी। अगर चाहे तो उससे बेटर ऑप्शंस भी मिल सकते थे। और तीसरी बात, ये ट्रिक्स्टर क्लाउन ऑलरेडी एलीट स्टेज पर था, कोई जुवेनाइल कब नहीं था।
वाइल्ड मिस्टिकल क्रीचर्स के अंदर एक नेचुरल वाइल्डनेस होती है जो टेम करना मुश्किल होता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ट्रेनिंग को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता। ऊपर से सिंस इसे बचपन से नर्चर नहीं किया गया था, इसकी फाउंडेशन भी क्वेश्चनेबल थी। लेकिन फिर भी ये बात कि ट्रिक्स्टर क्लाउन खुद इनिशिएटिव लेकर उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनना चाहता है, लिंसू को थोड़ा टेम्प्ट ज़रूर कर रहा था। ब्लू स्टार पर कॉन्ट्रैक्ट वर्दी मिस्टिकल बीस्ट्स यूजुअली जुवेनाइल स्टेज में सैंक्चुअरीज या सिमिलर जगहों पर रेज किए जाते थे। अगर इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और वो एलीट स्टेज तक पहुंच गए तो वो या तो एवोल्यूशनरी रिसर्च प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं या फिर किसी और तरीके से ह्यूमन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसलिए ब्लू स्टार पर किसी मिस्टिकल बीस्ट का खुद कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करना कोई शॉकिंग बात नहीं थी। लेकिन डिवाइन मार्शल वर्ल्ड बिल्कुल अलग था। यहाँ मिस्टिकल क्रीचर्स को ह्यूमन पावरफुल्स ने पहले ही डोमिनेट कर रखा था। ज़्यादातर क्रीचर्स कैप्टिविटी या एनस्लेवमेंट के ऑब्जेक्ट्स बन चुके थे और बीस्ट टेमर्स का अपने बीस्ट्स के साथ रिलेशन भी इक्वल नहीं था। चाहे उन्हें एक्सेलरेटेड ग्रोथ जैसे बेनिफिट्स मिलते हों, काफ़ी मिस्टिकल क्रीचर्स फिर भी ह्यूमन बीस्ट टेमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से हिचकिचाते थे। यहाँ तक कि काफ़ी बीस्ट टेमर्स को पहले उन्हें अच्छा खाना, अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ता था, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रिक्स्टर क्लाउन का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोजल देना सच में शॉकिंग था। ब्लू स्टार पर एक बीस्ट टेमर ने कभी मजाक में कहा था, बीस्ट ढूंढना पार्टनर ढूंढने जैसा होता है। उस एनालॉजी के हिसाब से देखा जाए तो अब लिंसू को प्रपोज किया जा रहा था। बस फर्क इतना था, प्रपोज करने वाला थोड़ा अगली था लेकिन साथ ही काफी क्यूट भी था। लिंसू अपनी चिन रब कर रहा था। धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अगर ये छोटा सा फेलो सीक्रेट रेल्म से बाहर चलने के लिए रेडी हो और बाद में जब उसका बीस्ट टेमिंग स्पेस टियर 3 हो जाए तब कॉन्ट्रैक्ट करे, तो शायद ट्रिक्स्टर क्लाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन के लिए बॉन्ड इंडेक्स जरूरी होता है, इस बात को लिंसू अच्छी तरह जानता था। इसलिए वो हमेशा बीस्ट और अपनी पर्सनैलिटी के कंपैटिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और उसके सामने खड़ा ट्रिक्स्टर क्लाउन, उसका कैरेक्टर काफ़ी फ्रेंडली और इजी गोइंग लग रहा था। चाहे उसके टैलेंट्स थोड़े कम ही हों, एनर्जी लिक्विड कंपाउंड करके धीरे धीरे उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता था। शायद ये प्रपोजल इतना भी क्रेजी नहीं था। चैप्टर 139 चैप्टर 59 चलो तुम्हें घोस्ट कहते हैं 2। ये थोड़ा सा पिटफॉल था कि आइटम सिर्फ एवोल्यूशन के बाद ही कैरी किए जा सकते थे। गॉड मार्शल वर्ल्ड में क्यू के एवोल्यूशन रिसोर्सेज इकट्ठा करने में ही लिंसो को ऑलरेडी काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ी थी। अब अगर एक और मोनार्क स्पीशीज ट्रिक्स्टर जोकर के एवोल्यूशन के लिए रिसोर्सेज ढूंढने पड़े तो वो काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। रुको, जरा रुकना। कॉन्ट्रैक्ट के बाद ट्रिक्स्टर जोकर को ब्लू स्टार ले जाया जा सकता है, राइट? ब्लू स्टार पर तो उसके पास इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, वहाँ एवोल्यूशन रिसोर्सेज एक्सचेंज करना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये सोचते ही लिंसू थोड़ा इंट्रीग्ड हो गया। इस एंगल से देखा जाए तो ये आइडिया काफ़ी फीजिबल लग रहा था। लेकिन लिंसू के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशंस ट्रिक्स्टर जोकर की नज़र में बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल रहे थे। ये ह्यूमन बीस्ट टेमर इतना अजीब क्यों लग रहा है? बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता? हाँ, उसका पेट तो मोनार्क स्पीशीज़ का है और मैं सिर्फ कमांडर स्पीशीज़ हूँ। ट्रिक्स्टर जोकर थोड़ा कन्फ्लिक्टेड और नर्वस फील करते हुए सबकॉन्शियसली क्यू की तरफ देखने लगा। मुझे सच में इस ह्यूमन बीस्ट टेमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि वो रोज़ मेरे सर पर हाथ फेर सके। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मिल गया। उसे याद आया जब उसने थोड़ी देर पहले क्यू को अपने टैलेंट स्किल्स दिखाते हुए देखा था। अचानक ट्रिक्स्टर जोकर के दिमाग में एक आइडिया आ गया। चिर्प, मुझे देखो, मुझे देखो। उसने छोटा सा पॉ बढ़ाकर लिंसू के कपड़ों का कोना खींचा, फिर वो एक खुली जगह पर जाकर खड़ा हो गया और कैजुअली पास के एक पत्थर की तरफ इशारा किया। अगले ही पल 7 पतले से फ्लाइंग नाइव्स अचानक अपीयर हुए। वो सिल्वर वाइट स्ट्रीक्स की तरह उड़े और सीधा पत्थर में घुस गए, बिल्कुल हिल्ट तक। उन पर हल्की सी काली आग फ्लिकर कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो नाइव्स काले धुएं में बदलकर डिसॉल्व हो गए। लिंसू जो बोलने ही वाला था लेकिन बीच में ट्रिक्स्टर जोकर के एक्शन से इंटरप्ट हो गया, इस सीन को देखकर थोड़ा स्टन रह गया। क्या ये ट्रिक्स्टर जोकर क्यू की तरह अपने टैलेंट स्किल्स दिखा रहा है? उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गई। उसने ट्रिक्स्टर जोकर को नहीं रोका।
परफेक्ट। इस तरह वो इस ट्रिक्स्टर जोकर के टैलेंट स्किल्स का रफ अंदाजा लगा सकता था। इस वक्त जो ये ट्रिक्स्टर जोकर स्किल दिखा रहा था वो उसकी स्पीशीज का यूनिक ऑफेंसिव टैलेंट स्किल था, फ्लाइंग नाइफ स्किल। इस स्किल के आई फेज में 1 या 2 फ्लाइंग नाइफ समन होती हैं। आई फेज में ये नंबर 3 से 8 तक होता है, और अगर 9 या उससे ज़्यादा हो जाएं तो वो आई फेज माना जाता है। एक साथ 7 फ्लाइंग नाइफ समन कर पाना, इसका मतलब था कि इस ट्रिक्स्टर जोकर की स्किल लेवल काफ़ी हाई थी, आई फेज से ज़्यादा दूर नहीं। नॉर्मली एक वाइल्ड एलीट बीस्ट के लिए इस लेवल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। लगता है ये ट्रिक्स्टर जोकर काफ़ी एक्सेप्शनल टैलेंट रखता है। ये सच में एक एक्स्ट्रा सरप्राइज था। लिनसू ने चुपचाप अपने मन में नोट किया। ट्रिक्स्टर जोकर जो अभी भी नर्वस होकर लिनसू का रिएक्शन देख रहा था, जैसे ही उसने लिनसू को नोट करते देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। उसने इधर उधर देखा और फिर अचानक अपनी नज़र 10 मीटर दूर पड़े एक बड़े पत्थर पर जमा दी। उसके बॉडी के इर्द गिर्द काला धुआं जोर से वाइब्रेट करने लगा। अगले ही सेकंड ट्रिक्स्टर जोकर पत्थर की जगह पर खड़ा था और पत्थर उसकी पहले वाली जगह पर आ गया था। सो दिस इज सब्स्टिट्यूट स्किल। लिनसू ने पत्थर और ट्रिक्स्टर जोकर के बीच का डिस्टेंस एस्टिमेट किया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सरप्राइज दिखने लगी। उसके नॉलेज के हिसाब से सब्स्टिट्यूट स्किल का 5 मीटर रेंज आई फेज होता है और 15 मीटर से ज़्यादा आई फेज। 10 मीटर दूर के पत्थर के साथ जगह बदल पाना, इसका मतलब था कि ट्रिक्स्टर जोकर की इस स्किल पर भी काफ़ी अच्छी मास्टरी थी। और अगर उसके ऑलरेडी रिफाइंड कंसीलमेंट स्किल को भी जोड़ दिया जाए, जो क्लियरली आई फेज पर थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही ट्रिक्स्टर जोकर वाइल्ड हो, लेकिन उसके हर एक टैलेंट स्किल का डेवलपमेंट अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस बात ने लिनसू को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिया। जब ट्रिक्स्टर जोकर 10 मीटर दूर से वापस चलते हुए आया, लिनसू बोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। अभी स्किल डिस्प्ले खत्म नहीं हुई थी। ट्रिक्स्टर जोकर ने जमीन से एक मुट्ठी भर के साइज का पत्थर उठाया। फिर उसने अपने बॉडी के काले धुएं को खींचकर एक बड़ा सा ब्लैक पाउच बना लिया। पत्थर को पाउच के अंदर डालने के बाद उसने उसे हल्का सा झटका दिया। पाउच तुरंत ही फिर से धुएं में बदल गया और ट्रिक्स्टर जोकर के इर्द गिर्द मंडराने लगा, और पत्थर बिल्कुल गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये क्या ये ट्रिक्स्टर जोकर के इवॉल्व फॉर्म मास्टर ऑफ ट्रिक्स का टैलेंट स्किल ट्रिक्स्टर पाउच है? लिनसू बिल्कुल डम स्ट्रक रह गया। क्या ये एक ऐसा ट्रिक्स्टर क्लाउन है जो एवोल्यूशन से पहले ही इवॉल्व्ड फॉर्म का टैलेंट स्किल मास्टर कर चुका है? जब उसने स्किलफुली पाउच को फिर से धुएं में बदल दिया, ट्रिक्स्टर क्लाउन ने फिर से धुआं खींचकर एक पॉकेट बनाई, उसे उल्टा किया और अगले ही पल वही पहले वाला पत्थर नीचे गिर पड़ा। सब कुछ करने के बाद वो ट्रिक्स्टर जोकर के पास आया और हाथ हिलाकर दिखाया, जैसे कह रहा हो कि उसके पास और कोई स्किल नहीं है। अभी तक लिनसू अपनी शौक से बाहर ही नहीं आ पाया था। हर मिस्टिकल क्रीचर के पास इन्फिनिट एवोल्यूशनरी पोटेंशियल होता है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कुछ क्रीचर्स एवोल्यूशन से पहले ही अपने इवॉल्व्ड फॉर्म के रिलेटेड अनोमलीज दिखाने लगते हैं। ऐसे क्रीचर्स जिनमें इन्नेट एवोल्यूशनरी अफिनिटी होती है, उनका एवोल्यूशन सक्सेस रेट नॉर्मल क्रीचर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये अफिनिटी अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट होती है। सबसे माइल्ड केस में क्रीचर को अपने फ्यूचर इवॉल्व्ड फॉर्म के ग्लिम्सेस दिखने लगते हैं, जैसे विजुअल हैल्यूसिनेशंस। क्यू भी इसी कैटेगरी का था, और ये सबसे माइल्ड टाइप होने के बावजूद इसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत लो होता है। इससे ज़्यादा इंटेंस केस में क्रीचर के बॉडी पर इवॉल्व्ड फॉर्म के फिजिकल ट्रेट्स पहले ही अपीयर होने लगते हैं, जैसे अगर इवॉल्व्ड फॉर्म के पास स्केल्स होते हैं तो बॉडी पर स्केली पैचेस आ जाना। और इन सबसे भी ज़्यादा रेयर एक और केस होता है, जब क्रीचर एवोल्यूशन से पहले ही इवॉल्व्ड फॉर्म का टैलेंट स्किल मास्टर कर लेता है। प्लैनेट ब्लू पर लगभग 200 साल के रिसर्च रिकॉर्ड्स में ऐसा केस सिर्फ एक बार नोट किया गया था, और आज बिल्कुल उसकी आंखों के सामने वही चीज़ दोबारा हो रही थी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये ट्रिक्स्टर जोकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशनरी पोटेंशियल रखता है। फ्यूचर में ये कहाँ तक पहुंचेगा कहना मुश्किल था, लेकिन मास्टर ऑफ ट्रिक्स में इवॉल्व होना इसके लिए बिल्कुल आसान होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो टैलेंट स्किल इसने पहले ही अवेकन कर ली थी, वो बिल्कुल वही थी जो लिनसू को आइटम्स कैरी करने के लिए चाहिए थी। ये सब सोचते हुए लिनसू ने एक बार सामने खड़े ट्रिक्स्टर जोकर को देखा, फिर अपनी बाहों में बैठे क्यू को देखा और चुपचाप टेलीपैथी के जरिए बात करनी शुरू की। क्यू, क्या हम इस ट्रिक्स्टर जोकर को अपना सेकेंडरी पेट बना लें? मी,
मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेरे पास एक मिनियन होगा? बिल्कुल, और इसका ट्रिक्स्टर पाउच हम वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करते वक्त आइटम्स कैरी कर सकता है। मी, तो मैं फाइनली उस लिटिल फॉक्स को कैटनिप फ्लेवर्ड एनर्जी क्यूब्स खिला सकती हूँ। कैटनिप फ्लेवर्ड एनर्जी क्यूब्स? लिंसू कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसने साइलेंटली लिन फैमिली के बैकयार्ड में रहने वाले लाइटनिंग फॉक्स के लिए मोमेंट ऑफ साइलेंस रखा। लेकिन क्यू के रिएक्शन से एक बात क्लियर थी, उसे इस नए ट्रिक्स्टर जोकर पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बीस्ट टेमर और बीस्ट के बीच का मैटर नहीं होता, ये भी देखना पड़ता है कि नया बीस्ट पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुए बीस्ट्स के साथ गेट अलॉन्ग करता है या नहीं। अगर दो बीस्ट्स बाहर भी लड़ते रहें और बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर भी झगड़े करते रहें तो ट्रेनिंग और रेस्ट एफिशिएंसी दोनों ही बहुत अफेक्ट होती है। इसलिए ट्रिक्स्टर जोकर से पूछने से पहले लिंसू को क्यू की ओपिनियन लेना जरूरी था। लकीली क्यू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद लिंसू मुस्कुराया और ट्रिक्स्टर जोकर की तरफ देखा। मेरा बीस्ट टेमिंग स्पेस अभी टियर 3 तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं अभी सेकंड बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस सीक्रेट रियल्म से बाहर ले जा सकता हूं। जैसे ही मेरा बीस्ट टेमिंग स्पेस टियर 3 हो जाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? जे, मंजूर है। ट्रिक्स्टर जोकर ने जोर जोर से नोट किया। उसका चेहरा सरप्राइज और खुशी से भरा हुआ था। ये देखकर लिंसू ने रिलीफ की सांस ली। फिर मेरे साथ चलो, वो मुस्कुराते हुए बोला। 1 महीने के अंदर मेरा बीस्ट टेमिंग स्पेस टियर 3 हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे, लिंसू ने ट्रिक्स्टर जोकर को देखते हुए कहा, पहले तुम्हारा एक नाम रख देते हैं। बीस्ट का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर बार उसे ट्रिक्स्टर जोकर बोलना अच्छा नहीं लगता। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जोड़ने के अलावा उसमें कोई फायदा भी नहीं। भले ही क्यू का नाम उसने खुद चूज नहीं किया था, लेकिन इतने टाइम से क्यू के साथ रहकर वो इस रेपिटेशन स्टाइल नेमिंग का आदी डाल चुका था, और ये काफी क्यूट भी लगता था। तो ट्रिक्स्टर जोकर के बॉडी से निकलते हुए घोस्ट लाइक काले धुएं को देखकर लिंसू के दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। तुम्हारा नाम घोस्ट होगा। जे, मेरा नाम हो गया। चैप्टर 140, चैप्टर 60, द इनसिक्योर गोस्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि क्यू अपने नए नाम से काफी खुश था, और जैसे ही उसे पता चला कि क्यू अब लिंसू का सेकंड पेट मॉन्स्टर बनने वाला है, उसका एटीट्यूड क्यू के प्रति पूरे 180 डिग्री घूम गया। वो हल्की सी जंप के साथ लिंसू की बाहों से नीचे आया, फिर धीरे धीरे क्यू के पास गया और अपना गाल क्यू के कांटों जैसे हेजहॉग हेड से रब करने लगा। म्याऊ म्याऊ, आज से तू मेरा छोटा भाई है, जल्दी से मुझे बिग ब्रो बुला। ही, बिग ब्रो? क्यू की बड़ी बड़ी आंखें ब्लिंक हुईं और बिना एक पल सोचे उसने तुरंत जवाब दे दिया। उसके सिंपल दिमाग में जो ज्यादा पावरफुल होता है, उसका स्टेटस नेचुरली ऊपर होता है, इसलिए अपने से पहले मौजूद गोस्टी को बिग ब्रो बुलाना बिल्कुल लॉजिकल था। ये सीन देखकर लिंसू ने चुपचाप अपना फॉरहेड कवर कर लिया। गोस्टली एनर्जी कैटास्ट्रफी के अर्ली स्टेजेस में फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट बीस्ट्स जो नॉर्मल क्रीचर से इवॉल्व हुए थे, उनकी ग्रोथ स्पीड बहुत फास्ट थी, लेकिन जैसे ही म्यूटेशन पीरियड खत्म हुआ, बाकी म्यूटेंट बीस्ट्स की ग्रोथ वापस नॉर्मल हो गई। वाइल्ड एनवायरनमेंट में एक जुवेनाइल स्टेज म्यूटेंट बीस्ट को लगातार ट्रेनिंग और पॉलिशिंग के बाद एलीट स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 5 साल या उससे भी ज्यादा। और जब क्यू ने पहली बार लिंसू के साथ बॉन्ड बनाया था, तब वो शायद सिर्फ कुछ महीने का ही था। अभी भी ज्यादा से ज्यादा आधा साल का होगा। और अब 5 साल से ज्यादा उम्र का गोस्टी आधे साल के क्यू को बिग ब्रो बुला रहा था। सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं था। अपने दोनों पेट मॉन्स्टर्स के बीच का अफेक्शनेट इंटरैक्शन देखकर लिंसू बस मुस्कुरा दिया। निर्वाणा पूल के अंदर क्यू का एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था और साथ ही उसे अपना सेकंड पेट मॉन्स्टर भी मिल गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो निर्वाणा सीक्रेट रेल्म का ये ट्रिप काफी फ्रूटफुल था। लेकिन अभी भी सीक्रेट रेल्म के क्लोज होने में 1 दिन और आधा दिन बाकी था। इस टाइम को सही से यूज किया जाए तो काफी सारे सुपरनैचुरल रिसोर्सेज मिल सकते थे, और भला कौन मना करेगा ज्यादा गेन से? ये सोचकर लिंसू की नजर अनजाने में उस स्नो माउंटेन की तरफ चली गई जहां से वो आया था। ऑलराइट क्यू, गोस्टी, लिंसू ने मैप निकालते हुए थोड़ा सा हेल्पलेस टोन में कहा।
हमारे पास रिसोर्सेज ढूंढने के लिए 1 दिन और आधा दिन है। बस एक प्रॉब्लम है, निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में कोई डार्क एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए शायद हमें क्यूक्यू के लिए सूटेबल डार्क रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। अगर यहाँ डार्क एनवायरनमेंट होता तो क्यूक्यू कभी उस फॉरेस्ट केव में नहीं रहता। म्यूटेंट बीस्ट्स के एट्रीब्यूट्स रफली 15 टाइप्स के डिवाइडेड होते हैं: मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर, विंड, आइस। ये 8 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। इनके अलावा लाइट, डार्क, स्पेस, टाइम, टेलीकिनेसिस, स्पिरिट और मार्शल टाइप्स। शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक येलो ग्रेड सीक्रेट रेल्म था, निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में सिर्फ ये 8 नेचुरल एनवायरनमेंट्स मौजूद थे। यहाँ के सुपरनैचुरल रिसोर्सेज भी सिर्फ इन्हीं 8 एलिमेंट्स से रिलेटेड थे। ना तो क्यूक्यू को चाहिए डार्क रिसोर्सेज मिल सकते थे और ना ही वो स्पिरिट रिसोर्सेज जो क्यूक्यू यूज कर सकता था। ही, मुझे नहीं चाहिए, बस बिग ब्रो के लिए ढूंढ लो। लिंसू को समझाने के लिए क्यूक्यू बार बार हाथों से जेस्चर करता रहा और अपने साइड खड़े गोस्टी की तरफ पॉइंट करता रहा। म्याऊ, लिटिल ब्रो तो कितना स्वीट है। गोस्टी की आंखें ग्रैटिट्यूड से भर गईं और वो क्यूक्यू से चिपक गया। डिसाइडेड, जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं जरूर अपने लिटिल ब्रो का ध्यान रखूंगा। अब क्यूक्यू के नेचर से थोड़ा फेमिलियर हो चुका लिंसू तुरंत उसका मतलब समझ गया। उसकी आंखों में स्माइल आ गई। वो झुककर क्यूक्यू के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों मेरे पेट मॉन्स्टर्स हो, मैं एक को फेवर करके दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकता। थोड़ा सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। डार्क रिसोर्सेज यहाँ नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, हम दूसरे एलिमेंट्स के रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं और सीक्रेट रेल्म से बाहर जाकर उन्हें एक्सचेंज करके क्यूक्यू के लिए सूटेबल डार्क रिसोर्सेज ले लेंगे। ही, गुड। म्याऊ, लिटिल ब्रो के लिए एक्सचेंज। दोनों पेट मॉन्स्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लिंसू मुस्कुरा दिया। पहले हम स्नो माउंटेन जाएंगे, क्यूक्यू के लिए आइस रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, फिर स्नो माउंटेन क्रॉस करके देखेंगे कि उसके उस पार और कौन से एनवायरनमेंट्स हैं। जैसे ही लिंसू ने बात खत्म की, क्यूक्यू ने अचानक एक हाथ उठा दिया। ही, वहाँ फॉरेस्ट चलते हैं, मुझे वहाँ सब पता है। लिंसू थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ, फिर हंस पड़ा। बिल्कुल सही बात थी, क्यूक्यू ने कई साल उस फॉरेस्ट में बिताए थे। वो हमेशा केव में ही थोड़े ही रहता होगा, उसे कई जगहों का आइडिया जरूर होगा। उसके लीड करने से रिसोर्सेज ढूंढने की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। फिर तू ही लीड कर, लिंसू ने नॉड किया। ही, ओके। शायद लिंसू का इमेजिनेशन था, पर जैसे ही लिंसू ने क्यूक्यू को लीड देने की परमिशन दी, क्यूक्यू पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। म्याऊ, हम उन लीफ स्प्राउट्स को पीटने जा रहे हैं। फॉरेस्ट का नाम सुनते ही गोस्टी एक्साइटेड हो गया। लीफ स्प्राउट्स, मैं क्यूक्यू वापस आ गया हूं। बूम! क्यूक्यू के मुंह से एक फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म फूट पड़ा, सीधा सामने खड़े स्नो लिंक्स की तरफ। आइस ब्लू और सिल्वर व्हाइट एनर्जीज हवा में तेज घूमने लगी। प्योर आइस एलिमेंट ने आसपास की स्नो को खींच लिया। जो बर्फ पहले बिखरी हुई थी, जैसे किसी इनविजिबल गाइड के अंडर एक जगह कन्वर्ज होने लगी, स्टॉर्म को और भी ज्यादा वायलेंट और पावरफुल बना दिया। स्नो लिंक्स की गहरी अबिस जैसी काली आंखों में घना फ्रॉस्ट फैल गया। उसने सामने आते हुए स्टॉर्म को घूरा। उसके पैरों के नीचे आइस फ्लावर्स ब्लूम होने लगे जब वो साइड में डॉज करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक इनविजिबल प्रेशर उतरा, जैसे किसी हैवी हैमर ने उसके दिल पर वार किया हो। मोनार्क पावर। रेशियल हायरार्की के सप्रेशन ने स्नो लिंक्स का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक कर दिया, और जब तक वो होश में आता, स्टॉर्म उसे पूरी तरह लपेट चुका था। चैप्टर 141, चैप्टर 60, द इनसिक्योर घोस्ट 2। स्टॉर्म धीरे धीरे डिसिपेट हो गया। बर्फीली जमीन पर अचानक एक गहरा गड्ढा बन चुका था। स्टॉर्म के साथ उड़ी हुई बर्फ गड्ढे के चारों तरफ गिरकर सर्कुलर माउंट बना रही थी। बिल्कुल किसी क्रेटर जैसा सीन लग रहा था। और उस गड्ढे के बीच जमी हुई जमीन पर एक स्नो लिंक्स पड़ा था, बिल्कुल आइस स्कल्पचर की तरह। उसका बॉडी ऐसे फ्रीज हुआ था जैसे भागते भागते ही जम गया हो। चेहरा पूरी तरह टेरर से ट्विस्टेड था। म्याऊ म्याऊ, मैं इनविंसिबल हूँ। भले ही ये स्नोलिंक्स वो वाला ना हो जिसने पहले फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज में लिंसू को बुरी तरह इंजर्ड किया था, लेकिन रैंक बिल्कुल सेम, इलीट। पहले जब लिंसू और उसके पेट ने इलीट स्नोलिंक्स का सामना किया था तो उन्हें सिर्फ भागकर जान बचानी पड़ी थी, और आज क्यूक्यू ने एक ही स्ट्राइक में जीत हासिल कर ली। थोड़ा सा प्राइड तो आना ही था।
जल्दी से रिसोर्सेज उठा लो, फिर नेक्स्ट जगह चलते हैं। थोड़ी दूर से लिंसू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यू की सेल्फ सेटिस्फैक्शन को तोड़ते हुए। मोनार्क पावर और फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म के स्पिरिट एट्रीब्यूट्स ना होते तो इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती, इसलिए प्रैक्टिस अभी भी जरूरी है। एक क्वालिफाइड बीस्ट टेमर के रूप में लिंसू अपने पेट को एरोगेंस या कंप्लेसेंसी डेवलप नहीं करने दे सकता था। म्याओ, ठीक है। थोड़ा सा डांट सुनते ही क्यू सीधा हो गया और तुरंत पास के आइस केव की तरफ भाग गया। वही जगह थी जहां अभी अभी हारे हुए इलीट स्नोलिंक्स ने गार्ड कर रखा था। अंदर से सुपरनैचुरल रिसोर्सेज की फ्लक्चुएशंस क्लियरली महसूस हो रही थी। लिंसू के पीछे बर्फ पर पड़ रही उसकी शैडो में दो बड़ी बड़ी आंखें उभर आईं, दूर से क्यू को देखते हुए थोड़ी सी अम्यूजमेंट के साथ। ये पहली बार था जब एक इंसान और दो पेट मॉन्स्टर्स मिलकर रिसोर्स हंट कर रहे थे। स्नोई माउंटेन्स में एंटर करते वक्त ठंड और एनवायरनमेंट को देखकर लिंसू ने डिसाइड किया था कि घोस्टी को अपनी शैडो में ही रहने देगा। आइस टाइप एरिया में उसकी कॉम्बैटिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती और डार्क टाइप होने के कारण उसके पास कोल्ड रेजिस्टेंस भी नहीं थी। इस तरह से घोस्टी ठंड की हवा से बच सकता था, इमरजेंसी में बॉडीगार्ड बन सकता था, क्यू को नई एवोल्यूशन के बाद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का मौका मिलता और शैडो कंसीलमेंट की प्रोफिशिएंसी भी कैजुअली इंप्रूव होती। एक एक्शन, मल्टीपल बेनिफिट्स। बिल्कुल एक तीर से चार निशाने। कुछ ही देर में क्यू वापस आया, मुंह में एक आइस ब्लू फ्लावर जो पियोनी जैसा लग रहा था। ओह, आइस क्रिस्टल पियोनी। लिंसू ने तुरंत पहचान ली। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन आ गया। टियर 4 रिसोर्स है, नॉट बैड, अच्छी शुरुआत। कहते हुए लिंसू ने क्यू के मुंह से रिसोर्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। शैडो के अंदर घोस्टी ये सीन देख रहा था, आंखों में गहरी सोच चमक रही थी। बीस्ट टेमर इतने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा और हाथ में तो इतना सब कैरी नहीं कर पाएगा, तो अब मेरी ट्रिक पाउच का काम आएगा। ये सोचकर घोस्टी शैडो से बाहर निकला, अपने बॉडी के ब्लैक स्मोक को जोर से खींचकर एक पाउच बना लिया। क्लॉस से पाउच खोला और एक्सपेक्टेंट नज़र से लिंसू की तरफ देखा। मैं बहुत सारा सामान रख सकता हूँ। लेकिन लिंसू ने क्यू से रिसोर्स लेते ही बिना देखे उसे एक बॉक्स में डाला और सीधा स्पीस रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। काऊ, मुझे ज़रूरत नहीं। घोस्टी ने लिंसू के हाथ के रिंग को देखा, फिर अपनी ट्रिक पाउच को देखा। वो सोच में पड़ गया। तो बीस्ट टेमर को मेरी ट्रिक पाउच नहीं चाहिए? ये समझते ही घोस्टी का मूड थोड़ा सा डाउन हो गया। तब लिंसू ने उसकी तरफ देखा, उसकी ट्रिक पाउच और एक्सप्रेशन समझ गए। वो हंस पड़ा और घोस्टी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो कि ट्रिक पाउच से मेरी मदद करो रिसोर्सेज कैरी करने में? काऊ, हाँ, अच्छा। लिंसू ने स्पेस रिंग से आइस क्रिस्टल पियोनी का बॉक्स निकाला और मुस्कुराते हुए घोस्टी की ट्रिक पाउच में डाल दिया। मेरी स्पेस रिंग में जगह कम होती जा रही है, तुम अपनी ट्रिक पाउच से कुछ आइटम्स कैरी कर लो। काऊ, इजी पीजी। जो थोड़ी देर पहले उदासी थी वो पल भर में गायब हो गई, खुशी वापस आ गई। घोस्टी ने पाउच पैक किया, फिर उसे वापस स्वर्लिंग स्मोक में बदलकर शैडो में घुस गया। लिंसू हल्की सी मुस्कुराहट से ये सब देख रहा था। सच ये था कि स्पेस रिंग में अभी भी काफ़ी जगह थी, कम से कम 100 टाइप्स के रिसोर्सेज आ सकते थे। घोस्टी को कैरी करने देने का असली रीज़न ये था कि उसकी ट्रिक पॉकेट स्किल को ट्रेन करना था। ये घोस्टी की एक ही स्किल थी जो अभी रैंक 1 पर थी, शायद रीसेंट अवेकनिंग या कम यूज़ होने के कारण। अभी उसकी कैपेसिटी बस एक लेडीज़ हैंडबैग जितनी थी। स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ पाउच का साइज भी बढ़ेगा और लिंसू के लिए जितना ज़्यादा स्पेस उतना बेटर। इसके अलावा एक और वजह भी थी। वो कुछ देर से क्यू के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। घोस्टी इनसिक्योर था। वाइल्ड में लंबी सर्वाइवल की वजह से और अभी तक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना होने के कारण घोस्टी के दिल में कहीं ना कहीं डर था, कहीं लिंसू उसे यहीं छोड़ ना दे या कॉन्ट्रैक्ट से पीछे ना हट जाए। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से घोस्टी पूरे सफ़र में अपनी यूजफुलनेस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं काम का हूँ, मुझे छोड़ना मत। लिंसू का दिल थोड़ा भारी हो गया। वो जानता था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्ड से सॉल्व नहीं होगी, इसका बेस्ट सोल्यूशन था एक्शंस। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज घोस्टी को संभालने के लिए देना एक परफेक्ट तरीका था। शैडो से झांकती घोस्टी की आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर लिंसू समझ गया वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। चलो घोस्टी, नेक्स्ट रिसोर्स ढूंढते हैं। म्याओ, ओके। घोस्टी ने शैडो में मौजूद क्यू को देखा और एनकरेजिंग एक्सप्रेशन दिया। म्याओ, रिसोर्सेज का ध्यान रखना। घोस्टी ने भी घोस्टी की इनसिक्योरिटी नोटिस कर ली थी। स्क्री, मुझ पर छोड़ दो।
घोस्टी ने शैडो से सर निकाला फुल कॉन्फिडेंस के साथ। टाइम तेज बह गया। 1 दिन और आधा दिन पलक झपकते ही निकल गया। लिंसू, घोस्टी और क्यूक्यू ने पूरा फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज छान मारा। सारे क्रायोजेनिक रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद थोड़ी रिलेक्टेंस के साथ वहां से निकले और उस फॉरेस्ट में घुस गए जहां से पहली बार सीक्रेट रियल में आए थे। घोस्टी के गाइडेंस में सिर्फ आधे दिन में पूरे फॉरेस्ट के सुपरनैचुरल रिसोर्सेज कलेक्ट हो गए। और हाँ, घोस्टी की एक पुरानी विश भी पूरी हो गई, फ्लाइंग लीफ स्प्राउट्स का ग्रुप। मोनाक पावर के सामने जुवेनाइल लीफ स्प्राउट्स बिल्कुल हेल्पलेस थे। घोस्टी ने लिमिट क्रॉस नहीं की, बस लीडर को अच्छे से पीटा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और कूल एटीट्यूड के साथ निकल गया। पीछे सिर्फ जमीन पर रोती चीखती आवाजें रह गईं। फॉरेस्ट डार्क एनवायरनमेंट तो नहीं था, लेकिन ऊंचे पेड़ों की कैनपी के नीचे शैडोज और स्कैटर्ड ग्रास लीव्स के बीच शैडो कंसीलमेंट के लिए परफेक्ट जगह थी। इसी वजह से घोस्टी ने पहले फॉरेस्ट चूज किया था। यहाँ घोस्टी ने फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज वाली हेजिटेशन छोड़ दी। टेरेन एडवांटेज के बिना भी घोस्टी और क्यूक्यू ने मिलकर एलीट बीस्ट्स को 1 राउंड में खत्म कर दिया। फॉरेस्ट का आखिरी रिसोर्स स्पेस रिंग में रखने के बाद लिंसू ने घोस्टी की तरफ देखा, जिसकी ट्रिक पॉकेट अब पूरी तरह भर चुकी थी। घोस्टी, तुमने बहुत मेहनत की। स्क्री, बिल्कुल नहीं। 2 एरियाज रेड करने के बाद टोटल लूट 12 टियर 4 रिसोर्सेज, 3 टियर 5 रिसोर्सेज। एवोल्यूशन में यूज हुआ टियर 5 रिसोर्स अलग। बढ़िया हार्वेस्ट था। लिंसू ने अपनी बाहों में आराम से पड़े घोस्टी को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, बस अब वक्त आ गया है। पेल येलो लाइट फ्लैश हुई और लिंसू ने टेम्परेरीली घोस्टी को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेज दिया। फिर वो झुककर क्यूक्यू को उठाते हुए बोला, मुझे श्योर नहीं है कि शैडो कंसीलमेंट टेलीपोर्टेशन के साथ काम करेगा या नहीं। सेफ साइड के लिए मैं तुम्हें हाथ में ही ले जाऊंगा। ये कहकर उसने ट्रांसपोर्ट टोकन निकाला, जो काफी देर से टाइम लिमिट का रिमाइंडर फ्लैश कर रहा था। उसे कैजुअली क्रश कर दिया और अगले ही पल लिंसू और क्यूक्यू वहां से गायब हो गए। इतना कुछ हासिल करने के बाद अब निकलने का वक्त आ चुका था। चैप्टर 142, चैप्टर 61, 7 मिस्टीरियस फेदर। चक्कर से आने वाली फीलिंग के बाद लिंसू के पैर फिर से सॉलिड जमीन पर टिक गए। अभी वो पूरी तरह से होश में आता और अपने आसपास देख ही रहा था कि एक पहचानी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कैसा रहा? क्या मिला? जैसे ही लिंसू वहां अपीयर हुआ, ची युनहान तुरंत अपनी मेडिटेशन से उठ खड़ा हुआ और एक पल में लिंसू के पास आ गया। अंकल ची, मेरे बीस्ट कंपेनियन ने अपनी एवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है, लिंसू ने सिर हिलाकर कहा। उसकी नज़र अपनी बाहों में पकड़े घोस्ट पर गई और उसने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ, घोस्ट भी साथ टेलीपोर्ट हो गया था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। एवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, ये अच्छी बात है। ची युनहान ने संतोष से सिर हिलाया। निर्वाणा पूल का इफेक्ट पड़ा? पड़ा, लिंसू ने जोर से कहा। ओरिजिनल टैलेंट स्किल्स के अलावा इसने स्नो एक्सप्लोजन स्किल भी अवेकन कर ली है और इसका फॉर्म भी नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्लैट ड्रीम शैडो से थोड़ा अलग लगता है। स्नो एक्सप्लोजन? ची युनहान की आंखों में हैरानी चमक उठी। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लगता है तुम्हारी किस्मत काफी स्ट्रांग है। डिटेल में बात बाद में करेंगे। ठीक है, लिंसू मुस्कुराया। सीक्रेट रियम से जो सुपरनैचुरल रिसोर्सेज तुम लाए हो, रूल्स के हिसाब से सब तुम्हारे ही हैं, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा, ची युनहान ने कहा। फिर अचानक उसकी नज़र लिंसू की बाहों में मौजूद घोस्ट पर टिक गई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी अस्टॉनिशमेंट आ गई। ये ट्रिक्स्टर ब्राउन कहाँ से आया? निर्वाणा सीक्रेट रियल्म के कंट्रोलर्स में से एक होने के नाते ची युनहान को रियल्म के अंदर मौजूद हर एग्जॉटिक बीस्ट के ओरिजिन का अच्छा अंदाजा था। काफ़ी बीस्ट्स तो उसके 8 आर्म्ड रॉक डीमन ने खुद पकड़कर यहाँ भेजे थे। और क्योंकि निर्वाणा सीक्रेट रियल्म में सिर्फ 8 नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप्स होते थे, इसलिए बीस्ट्स भी उन्हीं 8 एट्रीब्यूट्स के होते थे। डार्क सीरीज के लिए यहाँ कोई इन्वायरमेंट ही नहीं था। तो फिर लिंसू डार्क सीरीज ट्रिक्स्टर क्लाउन को कैसे बाहर ले आया? ची युनहान पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अंकल जी, ये ट्रिक्स्टर क्लाउन। लिंसू ने शॉर्ट में पूरी कहानी बता दी, कैसे घोस्ट गलती से निर्वाणा सीक्रेट रियल में फंस गया और कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई। समझ गया, ची युनहान ने आखिरकार कहा। लेकिन जब उसने सुना कि लिंसू इसी ट्रिक्स्टर क्लाउन को अपना सेकंड बीस्ट कंपेनियन बनाना चाहता है, तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया।
आने से पहले उसने मू यू सिंह से बात की थी। लिंसू को वो काफ़ी प्रॉमिसिंग मानता था। उसका प्लान था कि जैसे ही लिंसू का बीस्ट टेमिंग स्पेस टियर 3 तक पहुंचे, वो पर्सनली एक हाई क्वालिटी मोनार्क ब्रीड का कब ढूंढकर लिंसू को कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे, ताकि आने वाली प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन जो सिर्फ 2 महीने बाद थी, लिंसू को एज मिल सके। मू यू सिंह के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हाई क्वालिटी का मतलब था रॉयल मोनार्क ब्रीड का कब, जो पूरे दायन किंगडम में प्राइसलेस माना जाता था। लेकिन प्लान बताने से पहले ही लिंसू ने अपना सेकंड बीस्ट चूज कर लिया। ची युनहान की ब्राउज थोड़ी सी सिकुड़ गई। ट्रिक्स्टर क्लाउन थोड़ा वीक है, सिर्फ मिड रैंक कमांडर ब्रीड। एवोल्यूशन के बाद भी मैक्सिमम मिड रैंक मोनार्क तक ही जाता है, और कोई फिक्स्ड सेकेंडरी एवोल्यूशन भी नहीं। फ्यूचर पोटेंशियल लिमिटेड है। और ये लड़का लिंसो हमेशा लोअर ब्रीड बीस्ट्स को ही क्यों चूज करता है? पहला बीस्ट श्वेत हेनकिंग भी ऐसा ही था। लिन फैमिली की वेल्थ तो इजीली एक मोनार्क ब्रीड सपोर्ट कर सकती है। अपनी इनर डाउट्स को साइड में रखते हुए ची युनहान में कुछ सोचा और धीरे से बोला, ओरिजिनली मैं तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी मोनार्क ब्रीड बीस्ट ढूंढ कर लाने वाला था, सेकंड कंपेनियन के रूप में। लेकिन बात करने से पहले ही तुमने अपनी चॉइस कर ली। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस अभी टियर 3 तक नहीं पहुंचा है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी चेंज का मौका है। फिर उसने सीधा लिंसू को देखा। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए दूसरा बीस्ट ढूंढूं या तुम इसी ट्रिक्स्टर क्लाउन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? लिंसू ने ब्लिंक किया, थोड़ा कंफ्यूज्ड सा एक्सप्रेशन आ गया। अंकल जी, मोनार्क ब्रीड बीस्ट ढूंढ कर देंगे? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अपनी बाहों में मौजूद घोस्ट पर चली गई। हे ऑनडिस्को 6, हमारा अग्रीमेंट था। ब्लैक स्मोक के बीच घोस्ट की बड़ी बड़ी आंखें नर्वसनेस और अनीस से भर गईं। सीक्रेट रियल में पैदा होकर बड़ा हुआ घोस्ट पहली बार किसी ऐसे बीस्ट टेमर से मिला था जिससे वो सच में बॉन्ड बनाना चाहता था। लिंसू उसे अपनी पुरानी दुनिया से बाहर इस बिल्कुल अनजानी जगह ले आया था। और अब क्या लिंसू उसे छोड़ देगा? घोस्ट समझता था कि अगर लिंसू उसे छोड़ देता तो वो एक मोनार्क ब्रीड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, जो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता और किसी भी बीस्ट टेमर के लिए प्राइसलेस होता। ये सोचकर घोस्ट का सर धीरे धीरे झुक गया, आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। लिंसू के हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए भी उसके चेहरे पर रिलक्टेंस थी। इतनी वार्म एम्ब्रेस, लेकिन शायद ये ज्यादा देर तक उसकी नहीं रहेगी। तब अचानक जब घोस्ट ने सर झुकाया हुआ था, उसे अपने सर पर एक जाना पहचाना वार्म टच महसूस हुआ। किसी ने प्यार से उसका सर सहलाया। घोस्ट ने हैरानी से ऊपर देखा और उसकी नज़र लिंसू की मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। अंकल जी, ज़रूरत नहीं है। लिंसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मैंने इसी को चूज़ किया है। उसकी आवाज़ में पूरा कॉन्फिडेंस था। फिर थोड़ा सा प्राउड टोन में उसने ऐड किया, और अंकल जी, घोस्ट कोई ऑर्डिनरी ट्रिक्स्टर क्लाउन नहीं है। इसने एवोल्यूशन से पहले ही अपनी ट्रिक पॉकेट अवेकन कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है, इसका टैलेंट और फ्यूचर पोटेंशियल किसी मोनार्क ब्रीड से कम नहीं होगा। चैप्टर 143, चैप्टर 61, 7 मिस्टीरियस फेदर्स 2। लिंसू की पक्की और भरोसे से भरी आवाज़ सुनते ही गुई गुई की बड़ी बड़ी आंखों में धीरे धीरे चमक आ गई। वो लिंसू को देख रहा था, जो ची युनहान के सामने थोड़ा सा गर्व के साथ अपनी बात रख रहा था, और उसकी नज़र में एक अलग ही रोशनी थी। मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। मैं लिंसू के भरोसे को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद पर हो, ची युनहान ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा। एक सीनियर होने के नाते वो किसी बीस्ट टेमा के पेट बीस्ट के चॉइस में ज़्यादा दखल देना नहीं चाहते थे। लिंसू ने इस ट्रिक्स्टर क्लाउन को चुन लिया था, तो उन्होंने भी ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, बस दिल में थोड़ा सा अफसोस रह गया। इसी बीच झो ची भी टेलीपोर्टेशन के जरिए निर्वाणा सीक्रेट रेल्म से वापस आ चुकी थी। जैसे ही सारे टोकन होल्डर्स ने अपने अपने टोकन्स तोड़कर सीक्रेट रेल्म छोड़ दिया, निर्वाणा सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस बंद हो गया। वो पुराना शीशा जो रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। 3 टोकन्स बाहर निकले और 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन के पंखों ने उन्हें लपेटकर उनके असली मालिक तक पहुंचा दिया। मैं पहले जा रहा हूँ, ली ज़े ने काले चेहरे के साथ कहा। टोकन लेते ही वो बिना रुके घाटी से बाहर निकल गया। उसके पास ही कांग हाओ सिर झुकाए, घबराहट और बेबसियत के साथ चुपचाप उसके पीछे चल दिया। प्रेसिडेंट जी, मैं भी अपनी शिष्या को लेकर चलता हूँ, सोंगयुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। झो ची ने भी ज्यादा देर नहीं की। जाने से पहले झो ची ने लिंसू की तरफ हाथ हिलाया।
बाकी लोग जा चुके थे तो ची उन हान मुस्कुराए। चलो अब हमें भी निकलना चाहिए। जी, लिंसू ने जोश के साथ सर हिलाया। इस ट्रिप से उसे काफ़ी कुछ मिला था और अब वो घर जाकर सब चेक करना चाहता था। और 2 दिन से बिना सोए होने के बाद उसे लिन फैमिली के फिजिशियन ये के स्पिरिट बेल की भी सख्त ज़रूरत थी ताकि अपनी मेंटल स्टेट जल्दी रिकवर कर सके। रुको ज़रा, अचानक 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने कहा जब उसने एंशिएंट मिरर को संभाल कर रख दिया। उसने लिंसू और ची उन हान को देखा, फिर धीरे से बोला। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट और उलझन थी। काफ़ी देर बाद जैसे फैसला करके उसने कहा, लड़के, तुम्हारा नाम लिंसू है, सही है? जी सीनियर, कोई काम? लिंसू थोड़ा चौंका पर तुरंत विनम्रता से बोला। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने गर्दन झटकते हुए कहा, पूरी शान से। लेकिन लिंसू की नज़र में इस वक्त ये क्रेन थोड़ा झोला छाप बाबा जैसा लग रहा था। सीनियर जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो, लिंसू ने खांसी साफ करते हुए थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन से पूछा। ये लो, क्रेन ने लापरवाही से पंख हिलाया। अगले ही पल 7 रंगों की तेज चमक के साथ एक फेदर हवा में उभरा और धीरे धीरे लिंसू की तरफ उड़ने लगा। सिर्फ उस फेदर से निकलती हुई डेंस सुपरनैचुरल एनर्जी महसूस करके ही लिंसू का चेहरा बदल गया। उसने बहुत संभाल कर उसे पकड़ा। ये कम से कम लेवल 6 रिसोर्स तो होगा, और ऐसे ही दे दिया। ये हमारी ट्राइब का 7 मिस्टीरियस फेदर है, क्रेन ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसकी पहले वाली शान अब बिल्कुल गायब थी। मुझे तुम पसंद आए इसलिए दे रहा हूँ। इतना कैजुअली? लिंसू ने फेदर को संभालते हुए थोड़ा असमंजस में ची उन हान की तरफ देखा। ले लो, ची उन हान ने मुस्कुराते हुए कहा। तब जाकर लिंसू को तसल्ली हुई। उसने अपनी स्पेस रिंग से सबसे कीमती जेड बॉक्स निकाला और उस फेदर को बड़े एहतियात से उसमें रख दिया। धन्यवाद सीनियर, लिंसू ने दिल से कहा। बस अब जाओ, ये क्रेन सोने जा रहा है, 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने थके हुए अंदाज में कहा और गुफा की तरफ चल दिया। लिंसू के फेयरवेल सीनियर क्रेन कहने पर उसने बस पंख हिलाकर जवाब दिया। गुफा के अंदर जाते ही 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन की आंखों में एक चालाक सी मुस्कान चमकी। 7 मिस्टीरियस फेदर, एक ऐसा रिसोर्स जो 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन को काफ़ी लंबा समय लगाकर कंडेंस करना पड़ता है, एक यूनिक सुपरनैचुरल आइटम है। ये 3 कलर्ड काइट की एवोल्यूशन में मदद कर सकता है। सही रिसोर्सेज के साथ ये उसे सीधा 5 कलर्ड क्लाइड स्टेज स्किप करवाकर 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन बनने का मौका भी दे सकता है। इतना रेयर, कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। इसे लिंसू को देने की वजह भी सिंपल थी। सीक्रेट रेल्म के गार्डियन होने के नाते क्रेन ने लिंसू का हर एक्शन देखा था और उसका अपने पेट बीस्ट्स के साथ रिश्ता बाकी बीस्ट टेमर्स से बिल्कुल अलग था। और ची उन हान का ऑफर ठुकराकर सिर्फ गुई गुई को चुनना, ये बात भी उसने क्लियरली देखी थी। एक एम्पीरियल क्रीचर होने के बावजूद 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन को उस ट्रिक्स्टर क्लाउन से थोड़ी सी जलन महसूस हुई, जिसे वो एक थप्पड़ में मार सकता था। ऐसा बीस्ट टेमर जो मुश्किल वक्त में अपने बीस्ट को नहीं छोड़ता, यही तो हर मैजिकल क्रीचर चाहता है। खुद लिंसू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो मुमकिन नहीं था, पर अपनी स्पीशीज के लिए रास्ता बनाना वो जरूर कर सकता था। ची उन हान ने उस लड़के को 7 मिस्टीरियस फेदर का यूज बता दिया होगा। अब उसके पास ये फेदर है तो शायद फ्यूचर में वो किसी ट्राई कलर्ड स्पैरो को कॉन्ट्रैक्ट करे। क्या पता कौन सा हमारा अपना लकी निकले। ये सोचते हुए 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने गुफा के अंदर एक पैर पर खड़े होकर गर्दन मोड़ ली और आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक आंखें खोल लीं। वैसे इस 7 मिस्टीरियस फेदर के अंदर मोनार्क लेवल फुल पावर स्ट्राइक भी होता है एक बार के यूज के लिए, पर कोई इतनी कीमती चीज को ऐसे ही यूज करेगा क्या? शायद नहीं। आंखें फिर बंद। स्लीप टाइम। अंकल जी, क्या आप कह रहे हैं कि 7 मिस्टीरियस फेदर एक स्पेशल लेवल 6 रिसोर्स है जो क्रिटिकल मोमेंट में मोनार्क लेवल इंपीरियल स्पीशीज का फुल फोर्स अटैक छोड़ सकता है? हाँ, 7 कलर्ड क्रेन ने हैरानी से पूछा जब क्रेन सीनियर ने ढाल संभाली। ची उन हान ने 8 आर्म्ड रॉकमोन के कंधे पर बैठे हुए सर हिलाया। क्रेन सीनियर तुम्हें काफी ऊंचा समझते हैं। मुझे वाइस प्रेसिडेंट मू ने बताया था कि तुम फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज में ऑलमोस्ट मर ही गए थे। ये रिसोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है। समझाने के बाद ची उन हान सोच में पड़ गए। वैसे इसका कोई और यूज भी था ना? याद नहीं आ रहा। छोड़ो, शायद इम्पोर्टेंट नहीं। वो ये भूल गए कि 7 मिस्टीरियस फेदर एक बहुत नीश रिसोर्स था, सिर्फ उस स्पीशीज के लिए यूजफुल। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ची उन हान को भी सिर्फ एक ही यूज पता था। मैं क्रेन सीनियर का बहुत आभारी हूँ, लिंसू ने फेदर संभालते हुए कहा। फिर क्यूरियस होकर पूछा, पर सीनियर मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं? ये सवाल खुद से पूछो।
ची युनहान ने इशारा दिया। सीक्रेट रेल्म के कंट्रोलर होने के नाते क्रेन सीनियर ने सब कुछ देखा है। सोचो, तुमने अंदर ऐसा क्या किया जो उसे पसंद आ गया? लिंसू थोड़ा चौंका। सब कुछ देख सकता है? थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आ गया। मेरी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं है। इंपीरियल क्रीचर के लिए मैं बस बच्चा हूं, तो बात मेरी ताकत की नहीं हो सकती। फिर झोची ई के साथ मेरी बातचीत, बीस्ट को पार्टनर की तरह ट्रीट करने का नजरिया, शायद वही बात क्रेन सीनियर के दिल को छू गई। बिना जाने बोया हुआ बीज पेड़ बन गया। लिंसू के चेहरे पर समझ की झलक देखकर ची युनहान मुस्कुराए। लगता है तुम समझ गए। चलो बात छोड़ो, हम पहुंच गए। नीचे दिखते योंगनान शहर को देखकर लिंसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार वापस आ गया। सिर्फ 2 दिन गए थे पर लग रहा था जैसे बहुत लंबा सफर था। गुई गुई, हम घर आ गए हैं, लिंसू ने धीरे से कहा। उसकी बाहों में गुई गुई नीचे झांकते हुए क्यूरियोसिटी से देख रहा था। चिप, घर। चैप्टर 144 चैप्टर 62 रोल्ड अप। डिंगलिंग। जैसे ही विच हैट के ऊपर लगा बड़ा सा बेल हल्की सी हिला, एक शांत और सूदिंग बेल की आवाज गूंज उठी। उस आवाज के साथ वॉइड में हल्की सी लहरें फैलीं और सीधा लिंसू की तरफ आकर उसके ऊपर जम गई। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया और 2 दिन 2 रात से ना सो पाने की थकान चुपचाप घुलकर गायब हो गई। काफी देर बाद बेल की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। डॉक्टर ये मुस्कुराते हुए बोले, यंग मास्टर लिन, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब काफी बेटर लग रहा है। लिंसू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन था। साइलेंट बेल के असर से लिन फैमिली वापस आने की सारी थकान मिट चुकी थी। थैंक यू यंग मास्टर लिन, आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, डॉक्टर ये हल्की सी मुस्कान के साथ बोले। मैं लिन फैमिली का लॉन्ग टर्म हायर्ड फिजिशियन हूँ। अक्सर फैमिली के इंजर्ड डिसाइपल्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। आगे कभी भी जरूरत पड़े बिना झिझक मेरे पास आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंसू ने फिर से सिर झुकाया। मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूँ। यंग मास्टर लिन, आप बहुत ही विनम्र हो, डॉक्टर ये ने कहते हुए दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर ये की मेडिकल ऑफिस से बाहर निकलकर लिंसू ने आलस भरी स्ट्रेच ली और अपने कोर्टयार्ड की तरफ चल दिया। जब तक वो लिन फैमिली वापस आया तब तक दोपहर हो चुकी थी। फैमिली के साथ खाना खाने के बाद लिंसू ने क्यू को बोला कि वो गुई गुई को आसपास का माहौल समझा दे। खुद लिंसू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर ये के पास जाकर साइलेंट बेल का सहारा लिया। 2 दिन से आंखें बंद ना करने की वजह से उसकी मेंटल स्टेट सच में काफ़ी अनस्टेबल हो चुकी थी। बस क्यू की एवोल्यूशन, गुई गुई से मुलाकात, ढेर सारे रिसोर्सेज मिलना और 7 मिस्टीरियस फेदर जैसी सरप्राइजेस ही थीं जो उसे अब तक संभाले हुए थीं। अच्छा हुआ साइलेंट बेल की मदद से उसकी स्पिरिट पूरी तरह वापस आ गई और पहले वाली नींद सी फीलिंग बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लिंसू अपने बैकयार्ड में आ गया। वहां उसने देखा कि अलग अलग एग्जॉटिक बीस्ट्स इकट्ठा होकर गुई गुई को नए दोस्त के तौर पर वेलकम कर रहे थे। ये देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पहले लगा था कि गुई गुई का लुक ज्यादा क्यूट नहीं है और शायद एग्जॉटिक बीस्ट्स के वर्ल्ड में पॉपुलर ना हो, पर लगता है ये एस्थेटिक स्टैंडर्ड सिर्फ इंसानों का था। एग्जॉटिक बीस्ट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लैप क्लैप। लिंसू ने ताली बजाई और क्यू और गुई गुई की तरफ चलते हुए मुस्कुराकर बोला, ऑल राइट, सीक्रेट रेल्म से इतने सारे फायदे ले आए हो, अब ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यू तुम्हारे नए अवेकेंड टैलेंट स्किल्स अभी सिर्फ स्टेज 1 पर हैं, हमें नया ट्रेनिंग प्लान बनाना होगा। मी ओके। उसके बाद क्यू ने अपना सिर घुमाकर पास ही मौजूद ब्राइट लाइट ग्रुप की तरफ देखा, फिर वापस लिंसू को देखा। मी पहले ग्रुप को थोड़ा बड़ा करते हैं। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। उसे याद आ गया जो बात उसने सीक्रेट रेल्म में कही थी। वो धीरे से ब्राइट लाइट ग्रुप के पास गया और उसे उठा लिया। लिटिल गाय, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी एवोल्यूशन में मदद करूं? पुची, हाँ। ब्राइट लाइट ग्रुप का छोटा सा बॉडी हल्की हल्की कांपने लगा और उससे निकलती वार्म रोशनी की ब्राइटनेस लगातार बदल रही थी। ये देखकर लिंसू मुस्कुराया। अच्छा, फिर पहले तुम्हारी ही एवोल्यूशन करते हैं। ब्राइट लाइट ग्रुप की एवोल्यूशन मुश्किल नहीं थी। ये एक लाइट एट्रीब्यूट का लोअर एलीट स्पीशीज था जो सिर्फ धूप में रहकर ही अपनी एनर्जी रिकवर और ग्रो कर सकता था। ये वाला काफी टाइम से जुवेनाइल स्टेज में था और अपनी नेचुरल ग्रोथ लिमिट तक पहुंच चुका था। बस एक कैटलिस्ट की कमी थी।
लिनसू रूम के अंदर गया और वापस एक छोटी बॉटल ब्राइट डस्ट यानी फर्स्ट ईयर लाइट रिसोर्स और एक बॉटल लाइट बेस्ड एग्जॉटिक बीस्ट्स के लिए सूटेबल एनर्जी लिक्विड लेकर आया। थोड़ा पीछे हट जाओ, लिनसू ने हाथ हिलाकर बाकी एग्जॉटिक बीस्ट्स को सिग्नल दिया। फिर उसने बहुत संभल कर ब्राइट डस्ट को ब्राइट लाइट ग्रुप की सरफेस पर लगाना शुरू किया। सुनहरे चमकते हुए बारीक पार्टिकल्स उसके सॉफ्ट फस पर इवनली चिपक गए, बिल्कुल गैप्स के अंदर तक भर गए। अपना बॉडी कंट्रोल करो, डिश जैसा शेप बनाओ। ब्राइट लाइट ग्रुप के बॉडी पर 2 ज्यादा ब्राइट स्पॉट्स थे जो उसकी आंखें थीं। उसका कोई मुंह नहीं था। ऐसे एग्जॉटिक बीस्ट्स को खाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए एनर्जी लिक्विड अब्सॉर्ब करने के लिए थोड़ा स्पेशल तरीका चाहिए होता है। लिनसू की मदद से उसका बॉडी धीरे धीरे फ्लैट हो गया, किनारे थोड़े से ऊपर मुड़ गए ताकि एनर्जी लिक्विड बाहर न बहे, बिल्कुल डिश जैसा शेप बन गया। सब स्टेप्स पूरे करने के बाद लिनसू ने लाइट गोल्डन कलर का एनर्जी लिक्विड धीरे धीरे ब्राइट लाइट ग्रुप पर डाल दिया, फिर थोड़ा पीछे हट गया ताकि उसे पूरी धूप मिल सके। ब्राइट डस्ट और एनर्जी लिक्विड अब्सॉर्ब करो और एवोल्यूट करने की कोशिश करो। इतना कहने की थोड़ी देर बाद ही ब्राइट लाइट ग्रुप के बॉडी से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। जब रोशनी छटी तो लिनसू के सामने एक बहुत बड़ा ब्राइट लाइट ग्रुप था, लगभग एक सिंगल सीट सोफा के साइज का। ट्रैम्पोलिन! लिनसू कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही क्यूक्यू, जो शुरू से एक्साइटेड होकर देख रहा था, उछलकर उस पर कूद पड़ा और मस्ती से बाउंस करने लगा। उसकी एक्साइटमेंट देखकर गार्डन के बाकी पेट बीस्ट्स भी उसके ऊपर चढ़ गए और सब मिलकर खेलने लगे। मी, गुई गुई, तुम भी आ जाओ। खेलते खेलते भी क्यूक्यू ने गुई गुई को बुलाना नहीं भूला, लेकिन लिनसू के पास खड़ा गुई गुई दूसरे पेट्स को मजे करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी इच्छा थी, फिर भी उसने पूरी सीरियसनेस के साथ सिर हिलाकर मना कर दिया। चैप्टर 145, चैप्टर 62, इट्स हीटिंग अप। ही, मुझे नहीं चाहिए। म्याऊ, पर मजा आता है ना? ये सीन देखकर पास खड़ा लिनसू मुस्कुराया। उसने प्यार से घोस्ट के सर पर हाथ फेरते हुए क्यूक्यू को समझाया, ब्राइट लाइट ग्रुप लाइट एट्रीब्यूट का है और घोस्ट का एट्रीब्यूट उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसीलिए जब घोस्ट पास आता है दोनों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। म्याऊ, ठीक है फिर। ये सुनकर क्यूक्यू, जो हवा में उछल रहा था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे ब्राइट लाइट ग्रुप से नीचे उतर आया और सीधा घोस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया। म्याऊ, फिर मेरे साथ ट्रेनिंग करो। हे, ओके, तुम दोनों पहले मेरे साथ घर के अंदर चलो, लिनसू ने कहा। ट्रेनिंग प्लान बनाने से पहले देख लेते हैं कि निर्वाणा सीक्रेट रेल्म से हम क्या क्या लेकर आए हैं। क्यूक्यू को घोस्ट का इतना ख्याल रखते हुए और खेल छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला देखकर लिनसू के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसके दोनों पेट्स सच में काफ़ी क्यूट थे। गार्डन में बाकी सुपरनैचुरल बीस्ट्स को अभी भी खेलते हुए देखकर लिनसू ने सोचा, अब क्यूक्यू एलीट रैंक पर पहुंच चुका है और घोस्ट भी। पहले जब क्यूक्यू ट्रेनिंग करता था, बाकी बीस्ट्स स्पारिंग पार्टनर्स बन जाते थे, जिससे उसका एंथुजियाज्म और बढ़ जाता था। दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करना उसके लिए हमेशा एनर्जेटिक होता था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे घर पर अकेला पढ़ने वाला बच्चा और किंडरगार्टन जाने वाला बच्चा। अब जब क्यूक्यू दोबारा ट्रेन करेगा तो शायद सिर्फ घोस्ट, जो उसके बराबर एलीट रैंक पर है, उसके साथ पेस मैच कर पाएगा। ये सोचते सोचते लिनसू के दिमाग में एक आइडिया आया, तो क्यों ना गार्डन के सारे बीस्ट्स को एलीट रैंक तक एडवांस करा दिया जाए। सिर्फ एडवांस करना हो, इवॉल्व नहीं, और फाउंडेशन ज़्यादा हाई ना चाहिए तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। लिनसू के लिए उसकी खुद बनाई हुई परफेक्ट लेवल बेसिक एनर्जी लिक्विड की एक बॉटल काफ़ी थी, और अगर इतने स्पारिंग पार्टनर्स हो गए तो क्यूक्यू और घोस्ट की ट्रेनिंग और भी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी भले ही लिनसू इन बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का प्लान ना रखता हो, पर वो हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। उनकी मदद करना बिल्कुल नेचुरल बात थी। हाँ, एलीट रैंक तक ही। अगर कभी क्यूक्यू और घोस्ट लीडर रैंक तोड़ गए तो बाकी सबको भी लीडर रैंक तक ले जाना, उसके पास उतना पैसा बिल्कुल नहीं था। ये सोचकर लिनसू ने डिसाइड कर लिया कि अगले 1 महीने के फ्री टाइम में वो गार्डन के सभी बीस्ट्स के लिए एनर्जी लिक्विड्स प्रिपेयर करेगा ताकि उन्हें एडवांस करवा सके। रूम के अंदर जाकर उसने स्पेस रिंग से निर्वाणा सीक्रेट रेल्म से लाई हुई सारी सुपरनैचुरल रिसोर्सेज निकालकर टेबल पर रख दी। फिर उसकी नज़र घोस्ट पर पड़ी। ही, मेरे पास और भी हैं।
घोस्ट फ्लोर से उछलकर टेबल पर आ गया। बड़ी स्किलफुली उसने अपनी मैजिक पॉकेट निकाली और उसमें से कई बॉक्सेस निकालकर लिंसू के बॉक्सेस के पास रख दिए। जब पॉकेट खाली हो गई तो उसने हाथ हिलाकर उसे फिर से काली धुएं जैसी स्मोक में बदल दिया, जो उसके बॉडी के अराउंड घूमने लगी। अच्छा चलो, देखते हैं इस बार हमने क्या क्या हासिल किया। लिंसू मुस्कुराया। उसने एक एक करके बॉक्सेस खोले। इस बार टोटल 12 लेवल 4 रिसोर्सेज, 3 लेवल 5 रिसोर्सेज और एक लेवल 6 रिसोर्स मिले हैं। लिंसू ने 7 मिस्टीरियस फेदर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये फेदर तुम दोनों के काम का नहीं है, इसलिए इसे स्पेस रिंग में ही रख देते हैं, बाद में शायद काम आ जाए। क्यू और घोस्ट ने साथ साथ सिर हिलाया। लिंसू ने बॉक्स बंद करके फेदर वापस स्पेस रिंग में रख दिया। अब रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 लेवल 5 रिसोर्सेज, एक आइस टाइप, 2 वुड टाइप। उसने क्यू को देखा। वैसे टेक्निकली 4 होने चाहिए। एवोल्यूशन के टाइम जो कोल्ड हार्ट मैरो तुमने एब्जॉर्ब किया था, वो भी काउंट होता है। म्याओ, वो भी गिना जाता है। क्यू का बॉडी हल्का सा कांप गया। लग रहा था जैसे उसका हिस्सा कम होने वाला है। डैम, बिल्कुल काउंट होता है। लिंसू ने हंसकर क्यू के सर पर थपकी दी। एवोल्यूशन हो गई और अब डिनाई करेगा। म्याओ, ठीक है फिर। तो आइस टाइप लेवल 5 रिसोर्स क्यू का और जो 2 वुड टाइप लेवल 5 रिसोर्सेज हैं। लिंसू ने घोस्ट को देखा। मैं जल्द से जल्द घोस्ट के लिए सूटेबल डार्क टाइप रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करूंगा। घोस्ट ने ब्लिंक किया, फिर शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया, उंगलियों के बीच से टेबल पर रखे वुड टाइप रिसोर्सेज को देखते हुए। हे, मुझे भी मिलेंगे? बिल्कुल, लिंसू ने घोस्ट के सर पर हाथ फेरा। तुमने इन दोनों वुड टाइप लेवल 5 रिसोर्सेज को ढूंढने में काफ़ी मदद की है। अब तुम मेरे पेट हो। क्यू को जो मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। उसने ड्रॉअर से स्पेस हार्ट निकालकर घोस्ट को दिखाया। इसके साथ मैं जल्द ही 20 टेमिंग स्पेस का 3rd लेवल ब्रेक कर पाऊंगा और फिर मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। हे, ज़बरदस्त! घोस्ट का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। उसकी नज़र फिर से उन 2 वुड टाइप रिसोर्सेज पर चली गई। ये मेरे लिए हैं। क्यू और घोस्ट दोनों उन 3 लेवल 5 रिसोर्सेज को घूरते हुए देखकर लिंसू ने हल्की सी खांसी ली। चुपचाप तीनों बॉक्स बंद किए और उन्हें स्पेस रिंग में डाल दिया। दोनों पेट्स कंफ्यूज्ड नज़रों से देखते रह गए। एक बात बताना भूल गया, लिंसू मुस्कुराया। चाहे लेवल 4 हो या 5 रिसोर्सेज, एलोकेट तो तुम दोनों के नाम है, लेकिन पाने के लिए ट्रेनिंग टारगेट्स पूरे करने होंगे। मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग टास्क्स और गोल सेट करूंगा। जब तुम कोई गोल अचीव कर लोगे तब उसका करस्पॉन्डिंग रिसोर्स मिल जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन? म्याओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। काओ, बिल्कुल नहीं। क्यू के लिए ये ट्रेनिंग स्टाइल पहले से ही नॉर्मल था। घोस्ट के लिए ये सब बिल्कुल नया था। बस मेहनत से ट्रेनिंग करो और रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसे याद आया कैसे वो पहले रिसोर्सेज के लिए दूसरे एग्जॉटिक बीस्ट से जान लगाकर लड़ता था, फिर शैडोज में छुपकर अपने जख्म चाटता था। इसके मुकाबले ये सिस्टम बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था। अब लेवल 4 रिसोर्सेज, लिंसू ने इन्वेंट्री कंटिन्यू की। 5 आइस टाइप और 7 वुड टाइप। वो थोड़ा सा रुका और भवे से कोड़ी। 5 आइस टाइप तो क्यू के और ये 7 वुड टाइप। मैं इन्हें एक्सचेंज करके 1 आइस टाइप और 6 डार्क टाइप बना लूंगा। ये सुनकर क्यू ने अचानक सिर हिला दिया। म्याओ, जरूरत नहीं। हाँ, लिंसू हैरान हुआ। क्या मतलब जरूरत नहीं? म्याओ, सातों को डार्क टाइप में एक्सचेंज करो। पक्का? लिंसू ने कहा। इससे तुम्हारे पास एक लेवल 4 रिसोर्स कम हो जाएगा। घोस्ट भी क्यू के पास आकर हल्की सी घिसने लगा। काओ, हम शेयर कर लेते हैं। म्याओ, लिटिल ब्रो, तुम ज्यादा वीक हो, ये मेरी तरफ से। क्यू ने अपना पंजा घोस्ट के कंधे पर रख दिया, बिल्कुल बड़े भाई जैसे। घोस्ट? दिल में ग्रैटिट्यूड थी, पर दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। लिंसू के चेहरे पर काली लाइंस आ गईं। ये पूज इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? ओह, किन नान से सीखा होगा। फिर ठीक है। अच्छा, लिंसू ने सिर हिलाया। घोस्ट बाद में आया है और पहले क्यू जैसे रिसोर्सेज नहीं मिले। इस बार तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं, ये तो 2 एक्स्ट्रा ही हो गए। घोस्ट ने खुशी खुशी सिर हिलाया और फिर से क्यू के साथ अपना चेहरा घिस दिया। कहाँ? समझो लोन है, जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तब लौटा दूंगा। क्यू का बॉडी झटके से कांप गया। वो डिसबिलीफ के साथ घोस्ट की तरफ देखने लगा। म्याओ, क्या? डैम, ये छोटा भाई तो मुझे सरपास करने का सोच रहा है। क्यू तुरंत भड़क गया और लिंसू की तरफ घूरकर बोला, म्याओ, बीस्ट टेमर, जल्दी ट्रेनिंग टास्क असाइन करो। लिंसू ब्लिंक करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड हो गया।
ब्लू स्टार के बीस टेमिंग एसोसिएशन के फोरम पर उसने एक बार पढ़ा था, जब एक से ज़्यादा पेट हों तो इंटरनल कंपटीशन ट्रेनिंग का यूज़ किया जा सकता है। हेल्दी कंपटीशन से ट्रेनिंग का एंथुजियाज्म बढ़ता है और रिजल्ट्स भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर लिंसू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दूसरा पेट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ और दोनों पेट्स पहले ही आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर चुके होंगे।